इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, उसके बाद मेहमानों के पास भी आपको लेकर चलेंगे। पुतिन के करीबी हैं, रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव। उन्होंने बयान दिया है जिससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन और बढ़ा दी है। अमेरिका के हमले के बाद रूस का बड़ा दावा, ईरान पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने बयान दिया है। कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार हैं, ये कह रहे हैं रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव। ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम नहीं रुका, यह भी मेदवेदेव की तरफ से दावा किया गया है। अमेरिका के हमले के बाद यह रूस का बड़ा दावा है और यह दावा बेहद दिलचस्प हो जाता है। मुझे लगता है एक बार फिर से जरा मेहमानों का हम रुख करते हैं, जरा दीपक बोरा जी का रुख कर लेते हैं और उन्हीं से समझते हैं। सर, अमेरिका 3 जो परमाणु केंद्र हैं ईरान के, वहां पर हमला करता है, फोर्डो में, नतांज में, इस्फहान में, लेकिन खुद अमेरिकी अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स, वही अमेरिका के दावे की हवा निकाल देता है। वो कहता है कि साहब चूक कर दी, देर कर दी अमेरिका ने। वहां से तो ईरान जो अपना संवर्धित यूरेनियम है वो हटा चुका था पहले ही, और अब ये रूस के बड़े नेता मेदवेदेव साहब, इनका ये बयान सामने आ रहा है, तो मतलब अमेरिका निशाना चूक गया क्या? मेरा नहीं मानना कि उसका निशाना चूका है। इजराइल की इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी है, उनको पता लग गया होगा। हाँ, ये जरूर है कि एनरिच यूरेनियम अगर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है वो जो फोर्डो जगह है, तो शायद कहीं और से, चीन या रूस से उसको एनरिच यूरेनियम मिल सकता है। उनका जो इस समय न्यूक्लियर प्लांट जो है, जो बिजली पैदा करता है, उसका मेरा ख्याल वो प्लूटोनियम बेस्ड है, मुझे ध्यान नहीं है यूरेनियम या प्लूटोनियम, वो रूस से आता है। उसकी जो बेसिक रॉ मटेरियल है वहां से आता है, वो और सप्लाई कर सकते हैं इनको। इस हद तक तो रूस जा सकता है, क्योंकि वो बड़ा खुश है कि अमेरिका यहाँ पर भी इन्वॉल्व हो जाए और फिर यूक्रेन में जो है उसका ध्यान थोड़ा सा कम हो जाए। इसमें एक चीज है, अगर मैं इस समय ईरान का मुल्ला होता तो एक अंग्रेजी की कहावत है, डैम्ड इफ आई डू, डैम्ड इफ आई डोंट। अगर मैं करूं तो मुसीबत, ना करूं तो मुसीबत। सो वो इसको टर्मिनल डिफाइंस कहते हैं। जब आप हार रहे होते हैं आखिरी में, तो आप बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं कि शायद अभी भी आप जो है बाजी उल्टी कर सकते हैं, बट इट्स गेम ओवर प्रीटी मच। अब मैम, इसमें जो शांति की आपने बात की, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। इथियोपिया, एरिट्रिया, मैं उस एरिया में रहा हूँ, 20 साल तक लड़ते रहे एक छोटी सी टेरिटरी के ऊपर। फिर इथियोपिया के जो मेरे दोस्त थे, वहां के प्राइम मिनिस्टर मेले ज़ेनावी, उनका निधन हो गया, और उसके बाद जो नया आया अबी अहमद, जो अभी भी है, तो एक दिन उसने कहा, यार ये जो एरिट्रिया वाला, ये तो मेरा कजन है, हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? उसने फोन उठाया, बोला भाई क्यों लड़ रहे हैं? उसने कहा मुझे क्या पता, तुम लड़ रहे हो, दोनों बॉर्डर पे मिले, अरे भाई क्यों लड़ रहे हैं, चलो खत्म करो, खत्म होगी बात। अब ऐसी स्थिति अगर आए, अगर ईरान में नई लीडरशिप आए जो कहें कि हमें ये जो हम कहते रहे कि इजराइल को जीने का हक नहीं है, हम वापस लेते हैं, इजराइल को भी जीने का हक है, मुझे भी जीने का हक है, तब तो बातचीत का कोई बेसिस बनता है। नहीं तो धमकियों से और कहना कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इसलिए मेरा मानना, और ये आई एम कन्विंस्ड अबाउट दिस, जो मेरे ग्रुप में लोग बताते हैं कि रेजीम चेंज सबसे बड़ी चीज है अब ईरान में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। धमकियों से तो देखिए कुछ हासिल नहीं होगा, और इसमें जिस तरीके की सीधी एंट्री जनरल मेस्टन अमेरिका ने ले ली है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि रूस और चीन जो हैं वो सिर्फ पीछे से ही सपोर्ट ईरान को करेंगे, या फिर उनकी तरफ से भी किसी तरीके का कोई डायरेक्ट खेल खेला जा सकता है? और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जो दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर है, वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर, उसको जो बदलने की बात की जा रही है, तो क्या रूस और चीन को नहीं लग रहा होगा कि यही वक्त है अमेरिका को घेरने का? और बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि रूस और चीन बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? पहली बात तो मैं बोलूंगा डायरेक्ट तो नहीं करेंगे। कारण यह है, पहली बात, रूस जो खुद अभी 3 साल से ज्यादा यूक्रेन के साथ लड़ाई कर रहा है, उसकी दशा क्या है, उसकी अभी मिलिट्री हार्डवेयर कितना डैमेज हो चुकी है, मिलिट्री डिग्रेडेशन हो चुका है, और कहने का मतलब है यूक्रेन को भी पता है उनकी क्या क्या वीकनेसेस हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि मिलिट्री हार्डवेयर या इस प्रकार वो कुछ दे सकता है ईरान को, लेकिन हाँ, एक मॉरल सपोर्ट होता है। जैसे आपने देखा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस, चाइना और ग्रेट पाकिस्तान जो आर्टिफिशियल स्टेट है, उसने ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास किया है कि ये डी एस्केलेशन होना चाहिए, और ये कंडमनेशन तो है, और पीस टॉक्स भी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है रूस ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट देगा। जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना भी एक सपोर्ट, छोटी मोटी वो क्लैंडस्टाइन सपोर्ट दे सकता है, जैसे ये एनरिच्ड यूरेनियम दे सकता है, ये सारी चीजें दे सकता है, लेकिन इतना मिलिट्री हार्डवेयर नहीं देना चाहेगा, क्योंकि चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये है, उसका लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ताइवान है। तो वो इन वॉर्स में नहीं अपने को झूलना चाहेगा, उसका सिर्फ फोकस ताइवान है।
और वो चाहेगा कि यहाँ अमेरिका और ईरान आपस में टक्कर करें, जैसे वहाँ रूस और यूक्रेन की हो रहे, तो उसके पास एडवांटेज ये हो जाएगा कि ताइवान के ऊपर उसका मतलब अपोजिशन कम हो जाएगी। तो उसका इरादा ये है और वो अपनी मिलिट्री एनर्जी को, मिलिट्री रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहता है। मेन लड़ाई उसकी ताइवान में है। तो ये देखते हुए मेरे को नहीं लगता चाइना भी कुछ खास करेगा। तो आज की तारीख में ईरान देखा जाए तो चाहे तुर्की हो, चाहे अरब कंट्रीज हो, चाहे पाकिस्तान हो, वो सब स्टेटमेंट जरूर दे रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड किसने अभी तक बिल्कुल साथ दिया है। और दूसरा, जहाँ तक ये यूनाइटेड स्टेट्स के जो बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, कई कंट्रीज ने यहाँ पर भी अमेरिकन कंडेमनेशन की है, लेकिन क्या कतार ने या क्या सऊदी अरेबिया ने बोला है कि ये पैक करो आपके यहाँ से बेसेस और जाइए? कोई नहीं बोलेगा। तो ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स हैं। बोलने में और ऑन ग्राउंड एक्शन करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सर, आप कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरीके से जो परमाणु केंद्र ईरान के और वहां पर ये हमले अमेरिका की तरफ से किए गए, उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई भी ईरान की तरफ से की जा रही है, तो उस पर मिसाइल्स का अटैक इजरायल पर ही बढ़ाया है, जिसका पलटवार इजरायल भी जमकर ईरान को दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।